हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, जो कि आपको अगर देखा जाए तो हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये 7 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि नेफ्रॉन जो होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है। नेफ्रॉन का दूसरा जो नाम होता है उसको कहा जाता है वृक्कांड। क्या कहा जाता है? वृक्कांड। अगर हम बात करें वृक्कांड पे या नेफ्रॉन की, तो आप समझिए पहले ये जो वृक्कांड या नेफ्रॉन होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे पहली बात है, ये वृक्कों में पाए जाने वाली जो अधकुंडलित नलिकाएं होती हैं उन्हीं को कहा जाता है वृक्कांड या नेफ्रॉन। आइए हम देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना को। सबसे पहले इसको फ्लिप कर लेते हैं। जो नेफ्रॉन की संरचना है इसको आप बहुत सुंदर सा कॉपी पे बनाओगे और बना के हर पॉइंट को लिखोगे। एक बार नहीं, कई बार लिखना पड़ेगा, तब जाके याद होगी ये चीजें। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, इसके बारे में समझते हैं। जो नेफ्रॉन की संरचना है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हेडिंग वोमेन संपुट। क्या है? वोमेन संपुट। अब देखिए ये जो ब्लैक सा भाग हमने बनाया है, बिल्कुल प्याली कप के जैसी संरचना जो है, इसका नाम होता है वोमेन संपुट। अगर हम बात करें वोमेन संपुट की, तो वोमेन संपुट जो होता है एक प्यालीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? प्यालीनुमा। आपको ये दिख रहा होगा बिल्कुल कप के जैसा है, तो इसको हम कहेंगे क्या? प्यालीनुमा संरचना होती है, जो किसकी बनी होती है? पोडोसाइट कोशिकाओं की बनी होती है। अब अगर बात करें हम, तो इसको सिर्फ 2 लाइन में याद करना है। यह एक प्यालीनुमा संरचना है जो आपको दिख रहा है, इसकी पोडोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। दूसरी हेडिंग हमारे पास होती है ग्लोमेरुलस। कौन सी हेडिंग है? ग्लोमेरुलस। आइए हम देखते हैं ग्लोमेरुलस इसमें कहा है। तो ये जो भाग है बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की जैसी जो संरचना है, इस संरचना का नाम होता है ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे हमने लिखा है वोमेन संपुट में अभिवाही धमनिका। देखिए ये जो वोमेन संपुट है इसमें एक धमनी प्रवेश कर रही है, जिसका नाम है क्या? अभिवाही धमनिका। कहाँ पे? वोमेन संपुट में। वोमेन संपुट में अभिवाही धमनिका किसमें? एक गुच्छ के रूप में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है वोमेन संपुट में अभिवाही धमनिका एक गुच्छ के रूप में उपस्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब आइए आगे अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है उसको कहा जाता है हेनले का लूप। देखिए ये जो ब्लैक से बनाया हुआ भाग है, इतना जो सारा भाग दिख रहा है, इसको कहा जाता है हेनले का लूप। तो हमारे पास हेडिंग पड़ी है क्या? हेनले का लूप। आइए इसको समझते हैं। हेनले के लूप में अगर देखा जाए, यह यू आकार की संरचना है। कैसी संरचना है? यू आकार की। देखिए ये बिल्कुल यू आकार की संरचना बनी हुई है, इसको कहा जाता है हेनले का लूप। यह यू आकार की नलिका होती है, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका, कहने का मतलब ये जो नली है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका व दूरस्थ कुंडलित नलिका के पास में स्थित होती है। अगर बात करें जो हेनले का लूप है, कहाँ पे? समीपस्थ कुंडलित नलिका, मतलब ये नली, इस नली को हम नाम देते हैं क्या? समीपस्थ कुंडलित नलिका। और फिर इसके बाद बात करें बीच में स्थित होती है। यहाँ पे देखिए ये जो है इसको कहा जाता है क्या? इस भाग को कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका और किसके? दूरस्थ कुंडलित। ये इतना भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका और इतना भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका के बीच में स्थित होती है। और ये किसकी बनी होती है? सल्की उपकला कोशिकाओं की। किसकी? सल्की उपकला कोशिकाओं का बना हुआ भाग होता है हेनले का लूप। अब आइए हम समझते हैं इसका मेन जो पॉइंट है, नेफ्रॉन की संरचना का मेन जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं कि होता क्या है। तो इसमें 3 बातें आपको याद रखना है। सबसे पहली बात परानिस्यंदन। परानिस्यंदन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का छन जाना। तो यहाँ पे लिखा है परानिस्यंदन। सबसे पहला हम पॉइंट समझते हैं परानिस्यंदन होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है जब हमारे वृक्क में रुधिर प्रवेश करता है, समझ रहे ना? वृक्क में जब रुधिर प्रवेश करता है तो ये वृक्कीय धमनी से होके जाता है, और वृक्कीय धमनी के आगे एक भाग होता है जिसका नाम होता है क्या? अभिवाही धमनी। क्या नाम होता है? अभिवाही धमनी। ये अभिवाही धमनी आपको दिख रहा होगा। ये जो अभिवाही धमनी है कैसी है? ये चौड़ी है। कैसी है? चौड़ी है। और फिर आगे जाकर ग्लोमेरुलस मतलब गुच्छ के आकार में अभिवाही धमनियां क्या हो गई? मुड़ गई हैं। और फिर इसके बाद एक पतली धमनी के रूप में जिसका नाम होता है क्या? अपवाही धमनी। यह कैसी है? संकरी है। अब देखिए हमारे पास बात, देखिए
ये रुधिर जो जा रहा है किस धमनी में जा रहा है, वृक्कीय धमनी में जा रहा है, जो कैसी है, चौड़ी है। कहने का मतलब है चौड़ी नली में खून बह के जा रहा है और फिर आगे जाके कैसा, गुच्छ में, गुच्छ के रूप में हो गया जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। समझे। अब यहाँ पे क्या हो गया, आगे जो नली है, जिस नली में वो खून निकल रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास पाइप लगा है, पहले कितना 6 इंच का पाइप है और फिर उसके बाद 4 इंच का अगर पाइप जोड़ दिया जाएगा तो जो 6 इंच का पाइप है उसमें प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पाइपें मुड़ी भी हुई हैं और मुड़ने के कारण जो ब्लड में उपस्थित चीजें होती हैं, समझेंगे ना, ये ब्लड में, जैसे यहाँ पे ये चौड़ी पाइप है, इसमें से जब खून बह के जाएगा तो ब्लड में उपस्थित जो चीजें, खून में उपस्थित जो चीजें हैं वो क्या होगी। अब देखिए इधर पतला हो गया है तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने के कारण चीजें छनकर कहाँ पर आ जाती है, यहाँ बोमेन संपुट में। अब जब बोमेन संपुट में आ जाती है चीजें, क्योंकि इधर पतला है ना रास्ता, तो जाने में समस्या होगी, तो प्रेशर के कारण यहाँ पे चीजें छन जाएंगी और जो छनने वाली चीजें होंगी उसको कहा जाता है क्या, परानिस्यंदन। मतलब यहाँ पे कौन कौन चीज है जो छन के आई है, तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज भी होता है, क्या होता है, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण, मतलब कहने का प्रोटीन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या होती है, जिनका परानिस्यंदन, कहने का मतलब ब्लड में 95% चीजों का क्या हो जाता है, परानिस्यंदन हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। इस भाग को कहा जाता है, इतनी सी क्रिया को कहा जाता है क्या, परानिस्यंदन। कहने का मतलब है एक मोटी पाइप में से पतली सी पाइप आगे निकाल दिया जाए तो जो मोटी पाइप में ब्लड जा रहा है, आगे पतली पाइप होने के कारण प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर से क्या होगी, चीजें छन जाएंगी। तो उसी हिसाब से होता है ब्लड में बातें। तो यहाँ पे उसी क्रिया को कह दिया जाता है परानिस्यंदन। फिर इसके बाद ये चीजें क्या होगी, आगे जाएंगी कहाँ पे, दूरस्थ कुंडलित नलिका में जा रही है। दूरस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए कहाँ पे पहुंचेंगे, हेनले के लूप में। अब देखिए दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनले के लूप, ये जो है यहाँ पे रेड कलर का हमने बनाया हुआ है बहुत सारा पाइप। ये जो रेड कलर का पाइप बना हुआ है ये है रक्त केशिकाएं। क्या है, रक्त केशिकाएं। ये जो रक्त केशिकाएं हैं उनसे चीजों का क्या होता है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है पुनः अवशोषण। कहने का मतलब जो ब्लड से सारी चीजें छन गई थी उनका क्या होना है, उन्हें अवशोषण होना है। देखिए अब यहाँ जब जाएंगे ये ब्लड के द्वारा सारी चीजें छन जाएंगी, किसमें, सॉरी, इसके पर पुनः अवशोषण जो है उसके द्वारा जो रक्त केशिकाएं हैं, इन केशिकाओं से चीजें फिर से क्या हो जाएंगी, रीएब्जॉर्बेशन। कहने का मतलब फिर से छन के उसी ब्लड में आ जाएंगी। अब देखिए 95% चीजें जो छनती हैं, समझ ना, उनका फिर से एब्जॉर्बेशन हो जाता है और जो बचता है 0.8% उसका क्या, जल है और ये किसमें, मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब जो ब्लड में से अच्छी चीजें निकली थी वो फिर से क्या हो गई, जाके ब्लड में मिल गई। अब देखिए जैसे यहाँ से निकली तो केशिकाओं के द्वारा जा रही, ऐसे 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 पहुंची और फिर जाके उसी नली में मिल जाती है। समझ कि नहीं, उस नली में मिल गई, इसी को कहा जाता है क्या, पुनः अवशोषण। अब देखिए जो बची कुची चीजें होती हैं, जो बची हुई चीजें होती हैं उनका होना है क्या, श्रावण। श्रावण का मतलब होता है क्या, सेक्रेशन। अब देखिए इसमें जो जल की 0.8% मात्रा बची थी उसका क्या होता है, श्रावण, और वो दूरस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए संग्रह नलिका को जाती है और संग्रह नलिका से होते हुए मूत्राशय और मूत्राशय के द्वारा वो किसके, मूत्र मार्ग के रास्ते बाहर आ जाती है और इसी को कहा जाता है क्या, मूत्र। मतलब कहने का यूरिन, ये है क्या है, यूरिन। इस प्रकार से हमारी नेफ्रॉन की जो संरचना है इसी प्रकार से कार्य करती है। अब देखिए अगर देखा जाए तो इसके बाद जो इन सब क्रियाओं के बाद इसी में जो हेडिंग है, अगली हेडिंग हमारे पास जो होगी वो होगी क्या, सबसे पहली बात होगी हेडिंग में तो यहाँ होगी मूत्र वाहिनी। क्या होगी, मूत्र वाहिनी, जिसको कहा जाता है यूरेटर। क्या कहा जाता है, यूरेटर। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग होगी हमारे पास, दूसरी जो हेडिंग होगी उसको हम कहेंगे मूत्राशय। क्या कहेंगे, मूत्राशय। मूत्राशय को कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। फिर तीसरी हेडिंग होगी हमारे पास मूत्र मार्ग। क्या होगी, मूत्र मार्ग। अगर हम बात करें मूत्र मार्ग को, इसको कहा जाता है यूरेटर।
क्या कहा जाता है, यूरेथ्रा। इसके बाद ये जो 3 हेडिंगे हैं हमने पढ़ाया है आपको ब्रिक वाले भाग में, बिल्कुल अच्छे से ये हेडिंगों को लिख लिख के बताया है। तो आप पिछले वीडियो में जाएंगे और ये हेडिंग आपको संपूर्ण रूप से मिल जाएगी जो इसके अंतर्गत लिखना है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।